बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बच्चों, इससे पहले हमने आपको क्षितिज बुक से पढ़ाया था। 2 लेसन हो गए हैं, पहला सूरदास और दूसरा तुलसीदास कंप्लीट हो चुका है। उसकी क्वेश्चन आंसर अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके हमें आप सेंड कर देंगे, ठीक है। आज हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे अपनी। कौन सी? नवयुग हिंदी व्याकरण तथा रचना, ठीक है। तो इसका पहला अध्याय क्या है हमारा? आपकी 10th क्लास में 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि खंड, गा, घा और अंगा, ये 10th क्लास का है आपका कोर्स, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे इसका पहला लेसन, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ओके, तो सबसे पहले हम वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य बनने का क्या कारण है वो बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य कौन है? एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मनुष्य को समाज में अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक समझाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, किसी भी देश की भाषा हो, ठीक। तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और उनके भावों विचारों को खुद समझते हैं। तो वो क्या है? हमारी भाषा है, ठीक है। भाषा के हमने आपको बताए भी थे कि कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मतलब जिस भाषा को हम बोल कर प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा, और जिस भाषा को हम लिख कर प्रकट करते हैं वो हमारी लिखित भाषा। मौखिक भाषा के उदाहरण क्या होंगे? जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, ठीक। तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। और अभी हम कुछ बोर्ड पे लिखेंगे तो वो हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित। हम किताब को देख के पढ़ के आपको बता रहे हैं तो क्या होगा? वो लिखित भाषा, क्योंकि हम लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहे हैं। लिखे हुए अक्षर है ना उसमें, जैसे ये अखबार हम पढ़ते हो भी लिखे हुए अक्षर हैं, हम पत्र लिखते हैं वो लिख रहे हैं। तो जो कुछ भी हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या हम लिख रहे हैं वो दोनों कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। पर हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, ठीक है, फोन पे बातचीत कर रहे हैं तो वो सब हमारी कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक अन्य और भी प्रकार होता है भाषा का, वो होता है सांकेतिक भाषा। इसको भाषा के प्रकार में नहीं लेते हैं, लेकिन एक अन्य प्रकार है। जब भी आप भाषा के रूप पूछेंगे तो आपके 2 ही होंगे, ठीक है। तीसरा जो अन्य प्रकार है वो हम नहीं जोड़ते हैं। तीसरा अन्य प्रकार क्या है? सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम संकेतों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है, वो हाथ के इशारे से आपको आने और जाने का इशारा बताता है कि आप आइए जाइए, ठीक है। तो वो हो गई हमारी सांकेतिक भाषा। जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक, तो वो रो के बताता है, अपनी माँ को संकेत देता है कि मैं भूखा हूँ या मुझे कोई तकलीफ है। तो वो कैसे बताता है? सिर्फ वो रो के बताता है कि मुझे कोई तकलीफ है, ठीक है। तो वो संकेत है, लेकिन वो भाषा का रूप नहीं है, इसलिए हम उसे भाषा में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आता है भाषा, तो ये हो गई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। आपने पढ़े हैं ना वर्ण, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब क्या है? वर्ण है। भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण, जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर कितने हैं हमारे? 11। व्यंजन हमारे कितने हैं? 33। अब इन वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? शब्द। जैसे का एक वर्ण है, माँ एक वर्ण है और ला एक वर्ण है। का, माँ, ला, ये क्या है? वर्ण है। का वर्ण है, माँ वर्ण है और ला वर्ण है। इनसे मिलके हम क्या बनाते हैं? क, मा, ला, कमल। तो कमल क्या है? हमारा एक शब्द हुआ,
ठीक है। एक सार्थक शब्द हुआ। सार्थक का मतलब क्या होता है? जो अर्थ सहित हो, अर्थ के साथ हो। तो कमल हमारा क्या है? कमल एक फूल का नाम है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, जो सार्थक हो, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं। ये हो गया शब्द। अब शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। यानी शब्द जब व्यवस्थित होंगे तो वो वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि अभी हम बोले कि वह आया, गया, खाया, पिया, सोया। समझ में आया? नहीं आया ना? लेकिन जब हम व्यवस्थित करके बोलेंगे शब्दों को कि वह आया, बैठा, खाना खाया और चला गया, आपको समझ में आया ना? पर जब हमने इससे पहले बोला था कि वह आया, गया, खाया, सोया, बैठा, नहीं समझ में आया ना? क्योंकि हमने शब्दों का जो क्रम था वो व्यवस्थित नहीं किया था। ठीक, राम था गया, राम था गया, ये शब्दों का व्यवस्थित क्रम नहीं है। शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या हुआ? राम गया था। ये आपको समझ में आया ना? तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। और आज हमारा लेसन क्या है? वाक्य। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हमने क्या सीखा अभी तक? भाषा। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अपने भावों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हमने बताया आपको, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित जो लिखकर हम भाषा को प्रकट करते हैं, और मौखिक जो हम बोलकर प्रकट करते हैं। लिख करके ऐसे हमने बताया था, जैसे चिट्ठी है, किताब है, SMS वगैरह हम लिख के प्रकट करते हैं। मौखिक यानी बोलकर, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, फोन के द्वारा हम पहुंचाते हैं। ठीक है, बातचीत के द्वारा नेताजी भाषण देते हैं। अब इन दोनों भाषा कौन सी? लिखित और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हम वर्ण के द्वारा ही तो भाषा को बनाते हैं, शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, तो छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और वर्ण के दो प्रकार कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है हमारे? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या है? स्वर है। और हमारे व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चंचा, इनिया, टाठा, डाडा, अड़ा, ताता, दादा, ना, पाभा, बाभा, मा, यारा, ला, वशा, सशहा, छत्रंग्या, ये हमारे व्यंजन है। ठीक है, अब इन वर्णों के सार्थक क्रम को हम क्या बोलते हैं? वर्णों के सार्थक क्रम को हम क्या बोलते हैं? शब्द। जैसे अभी हमने आपको बताया कमल, 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 कमल बताया था ना? तो कमल एक सार्थक शब्द बना। इन वर्णों से ही हमारा एक शब्द बना, क्या? कमल। घर, वन, ये सब हमारे शब्द हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है? शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को और सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे? वाक्य, जिसका जो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया कि राम था गया। ठीक, ये कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, अव्यवस्थित क्रम में है। हम जब बोलेंगे राम गया था, राम गया था, तो ये एक व्यवस्थित क्रम है और एक पूरा वाक्य है जो हमारी समझ में आया। ठीक है, अब आता है वाक्य के घटक। अभी हमने समझा वाक्य क्या है, अब हमें बताना है कि वाक्य के घटक कौन होते हैं। जिन वाक्यों से मतलब जिन घटकों से वाक्य की रचना होती है, जिन घटकों से वाक्य की रचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य के घटक। तो सबसे पहले मुख्य वाक्य के घटक कौन से? कर्ता और क्रिया, ये मुख्य घटक होते हैं। और विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक, ये वाक्य के क्या होते हैं? ऐच्छिक घटक, या क्या बोलते हैं उसको? ऐच्छिक घटक होंगे, या फिर आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्य कौन से हैं? कर्ता और क्रिया। ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक ये ऐच्छिक घटक है। इनको हम आवश्यकता अनुसार वाक्य में ला सकते हैं और नहीं भी ला सकते, लेकिन कर्ता और क्रिया इन दोनों को हमें लाना
आवश्यक है, क्योंकि ये वाक्य के मुख्य घटक होते हैं। वाक्य के मुख्य घटक कौन कौन है? कर्ता और क्रिया। अन्य घटक कौन है? विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। ठीक है, अब इसमें आता है कर्ता कौन है। कर्ता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है, ठीक, जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है वो कहलाता है कर्ता। ठीक है, कार्य को करने वाला। ठीक है, कर्ता का मतलब क्या हुआ? कार्य को करने वाला। जैसे कि राम ने पानी पिया, तो किसने पानी पिया? राम ने पानी पिया। तो राम क्या है? कर्ता, जिसने कार्य किया। ठीक, पानी पीने का कार्य किसने किया? राम ने किया। श्यामा ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा? श्यामा ने पत्र लिखा। तो श्यामा क्या हुई? कर्ता, यानी जिसने कार्य को किया वो कौन है? कर्ता है। दूसरी क्या है हमारी? क्रिया। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, बैठना, सोना। ठीक है, ये क्या है? क्रिया है। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की, तो राम कौन है? कर्ता, और उन्होंने क्या स्थापना की? कौन सी क्रिया की? धर्म की स्थापना की। तो ये हो गई क्रिया। तो इस वाक्य में कर्ता भी है और क्रिया भी है। अब हमने क्या बताया था? इनके अन्य और भी घटक होते हैं। कौन कौन से? विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे कि जलेबी मीठी होती है। जलेबी क्या है? जलेबी संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रही? मीठी है। तो ये क्या है? हमारा विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जलेबी हमारी क्या है? संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो मीठी है। तो ये मीठी क्या है? विशेषण। इमारत ऊंची है। इमारत क्या है? हमारा संज्ञा है। ठीक, स्थानवाचक। तो संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि इमारत ऊंची है। तो ऊंची और मीठी ये क्या है? हमारे विशेषण है। दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण समझ में आया। अब है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अब जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुए के चलने की विशेषता, चलना तो हमारी क्रिया है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ क्या है? संज्ञा। चलता क्या है? क्रिया। और धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। थर्ड क्या है हमारा? कारक। कारक किसे कहते हैं? क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है उसे हम बोलते हैं कारक। क्रिया से जिसका साक्षात संबंध हो उसे हम बोलते हैं कारक। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक होते हैं ना, 8 कारक। ठीक, ये किसी न किसी रूप से क्रिया से संबंधित होते हैं। इनका साक्षात संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। जैसे कि पहला कौन सा कारक हमने बताया? कर्ता कारक। ठीक है, अभी जैसे कि हमने बताया आपको पहले भी कर्ता का, कि क्रिया को करने वाला कर्ता। जैसे राम ने पत्र लिखा, ठीक, तो राम ने क्या है? कर्ता है। दूसरा कारक हमारा क्या है? कर्म कारक, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि श्याम किताब लिखता है। ठीक, श्याम क्या लिखता है? किताब लिखता है। श्याम क्या है? कर्ता, और किताब क्या है? कर्म। किताब क्या है? कर्म। या श्याम पत्र लिखता है, कुछ लिखने पर क्रम हमारा प्रभावित हो रहा है। कर्म क्या है? किताब या पत्र। ठीक है, तीसरा हमारा कारक कौन सा है? करण कारक। करण कारक की पहचान क्या होती है? से या द्वारा। जैसे हम कलम से लिखते हैं, ठीक, या हम किताब से पढ़ाते हैं, तो करण कारक की परिभाषा कहती है कि जो क्रिया की सहायता करे। ठीक है, क्रिया की सहायता करने वाला करण कारक होता है। जो क्रिया की
सिद्धि में सहायक हो, क्रिया की सिद्धि में सहायक हो। तो क्रिया जैसे कि हमने क्या बताया, हम कलम से लिखते हैं, तो लिखने की क्रिया किससे हो रही है, कलम से हो रही है। तो कलम क्या है, करण कारक, ठीक है। चौथा कारक हमारा क्या है, संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक का मतलब क्या होता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हूँ, या मैं पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती हूँ। तो हम किसके लिए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, और उसका चिन्ह क्या है, के लिए। पांचवा कारक कौन सा है हमारा, अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है अलग होना, अपादान का मतलब ही है अलग होना, यानी जब हम अलग होते हैं, किसी चीज से अलग होने की क्रिया को हम बोलते हैं अपादान। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है, से, अलग, ठीक, अपादान से अलग, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, ओके। छठा कारक हमारा है संबंध कारक। इसको वैसे तो हम कारक में नहीं लेते हैं, लेकिन हिंदी में हम कारक में लेते हैं, क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता। संबंध कारक ही एक ऐसा कारक है जिसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हुआ, और क्या बोलते हैं, हिम का आलय, विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, का, की, के, या रा, री, रे। सातवां कारक हमारा आता है अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया के बैठने का आधार क्या है, वृक्ष, ठीक। मैं आसन पर बैठती हूँ, तो मेरे बैठने का आधार क्या है, आसन। तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आखिरी हमारा है संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन का मतलब क्या होता है, पुकारना या बुलाने के संबंध में हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे बालक यहाँ आओ, ठीक, हे पुत्र यहाँ बैठो। तो हम किसी को पुकार के बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कारक। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फिर से अपने टॉपिक पर कि वाक्य के जो घटक है, वाक्य के मुख्य घटक कौन से, कर्ता और क्रिया, और अन्य घटक कौन से हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है उद्देश्य और विधेय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपने पढ़ा होगा। तो उद्देश्य क्या होता है और विधेय, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों का होना अति आवश्यक है, ठीक है। बिना उद्देश्य और विधेय के हमारा वाक्य जो होता है वो सार्थक वाक्य नहीं कहलाता है। तो उद्देश्य क्या होता है, पहली बात हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य। जैसे कि उदाहरण देते हैं, मोहन बीमार है, तो मोहन कौन है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। किसके विषय में कहा बीमार है, मोहन के विषय में कहा जाता है कि मोहन बीमार है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। विधेय क्या होता है, विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, यानी मोहन के बारे में जो कहा जाए। मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मोहन बीमार है, तो बीमार है हमारा क्या है, विधेय। उद्देश्य क्या है, मोहन, और विधेय क्या है, बीमार है, ठीक है। देखते हैं, जैसे मोहन बीमार है, तो हमने क्या बोला, उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य। तो किसके विषय में कहा जा रहा है, मोहन के विषय में, तो मोहन क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मोहन बीमार है, तो ये हमारा क्या हुआ, विधेय, क्या है, विधेय, ठीक है। दूसरा देखिए उदाहरण, राम परिश्रमी है, तो इसमें राम क्या है, राम उद्देश्य है। क्यों, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या है, उद्देश्य। और जिसके विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो क्या है, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय, और उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वो विधेय होता है। तो इसमें मोहन क्या है, उद्देश्य है, बीमार है, विधेय। राम उद्देश्य और परिश्रमी है, विधेय, ठीक है। इसमें कर्ता भी है और क्रिया,
इसमें भी देखिए कर्ता और क्रिया, हमने बताया था ना कि इसमें वाक्य को बनाने में कौन कौन से घटक प्रयोग होते हैं, कर्ता, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और कारक। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आपका काम क्या है, आप इस वीडियो को देखेंगे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए सब चीज़ें। और अपनी कॉपी में, सेकंड कॉपी में आपको लाइन से, पहले हमने क्या बताया आपको, क्या बताया पहले, भाषा का अर्थ और भाषा के प्रकार बताया। तो उसको आपको पहले भाषा का अर्थ लिखना है, फिर भाषा के प्रकार के बारे में लिखना है। फिर हमने क्या बताया, वर्ण, तो वर्ण की डेफिनेशन आपको लिखनी है, परिभाषा लिखनी है और वर्ण के प्रकार लिखने हैं। उसके बाद हमने क्या समझाया आपको, शब्द, फिर शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक। उसके बाद हमने आपको समझाया वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य को भी आपको डिफाइन करना है, मतलब उसको परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद वाक्य के हमने क्या बताए, घटक बताए, ठीक। वाक्य घटक कौन कौन से हैं, उन 5 को आपको लिखना है, उसके अंदर नहीं लिखना है, उसके बारे में लिखना है कौन से 5 घटक हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हमने क्या बताया, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं उसका उदाहरण, विधेय किसे कहते हैं उसका उदाहरण। ये आपको लाइन से पूरा लिखना है और हमको कल आज ही 2 बजे तक से पहले आपको सेंड करना है, ओके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।